हेलो मेरी टेक्स्ट की सेना, राधे राधे। क्या हालचाल आप सभी के। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बड़ा ठीक हूं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है। माफ करना, रेजिडेंशियल स्टेटस किस किस का पढ़ा था हमने? हमने पढ़ा था इंडिविजुअल का, हमने पढ़ा था एचयूएफ का, हमने पढ़ा था फर्म का, हमने पढ़ा था कंपनी का, और हमने पढ़ा था अदर्स का, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन वगैरह सबका। अभी आज के लेक्चर में मैं उससे बात को आगे बढ़ा रहा हूं। यह है आपका लेक्चर नंबर 7। अगर मान लीजिए कि आपने इससे पहले वाले 6 लेक्चर देख लिए हैं तो ठीक, अदरवाइज पहले जाइए लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 6 तक देखिए, फिर इस लेक्चर आपको समझ में आएगा। क्योंकि हम लोग यहाँ पे रेजिडेंशियल स्टेटस का नेक्स्ट पार्ट दैट इज इनकम के बारे में बातें करना शुरू कर रहे हैं। तो मैं आपको पहले बात को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें बताता हूं। जैसे एक होता है आपका रेजिडेंशियल स्टेटस। क्या होता है? रेजिडेंशियल स्टेटस। एक होती है आपकी इनकम। इन दोनों के मर्ज करने पर डिसाइड होगा कि ये टैक्सेबल इन इंडिया है, ये टैक्सेबल इन इंडिया है या नहीं है। साहब कैसे, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? फिर से बोलो। जैसे आपने कहा कि सब रेजिडेंशियल स्टेटस 3 तरह का होता है, या तो होगा ओआर, या होगा एनओआर, या होगा एनआर। मान लीजिए मैं एक पर्सन हूं, मेरा स्टेटस 3 तरह का होगा, या तो मैं ओआर बनूंगा, या एनओआर बनूंगा, या एनआर बनूंगा। आप हो, आपका स्टेटस भी 3 तरह का होगा, ओआर, एनओआर, एनआर। अब तीनों में से आप क्या बन गए हो ये डिसाइड करेगा आपके स्टेट के बेसिस पर। अब जो आप बन गए हो उसके बाद अब आपकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल है या नहीं है, उसके लिए आपको इनकम के नेचर के बारे में देखना होगा। क्या देखना होगा? इनकम के नेचर के बारे में। आपकी इनकम किस तरह की है, रिफ्लेक्ट कर रही है, तो आपकी इनकम और आपका स्टेटस मिला के डिसाइड करेगा कि वेदर इट इज टैक्सेबल इन इंडिया और नॉट। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपनी इनकम के बारे में, और क्या होता है इनकम, कैसे इनकम का स्टेटस निकलता है, इन सब चीजों के बारे में अपनी बातों को मैं शुरू कर रहा हूं अब। तो आइए समझिए इनकम होती क्या है। सबसे पहली बात, ये जो इनकम है ना, इस इनकम को हम कमाते हैं इंडिया में या इंडिया के बाहर। तो जो भी आप पैसा कमा रहे हो, एक बार प्रैक्टिकली सोचना, ठीक है। जैसे आप इनकम कमा रहे हो, या तो आप इनकम कहां कमा रहे हो? इंडिया में बैठ के इनकम कमा रहे हो, या फिर आप कहां कमा रहे हो? फॉरेन में बैठ के कमा रहे हो। तो यानी कि या तो आप इनकम कहां कमाओगे? इंडिया में, या तो आप इनकम कहां कमाओगे? फॉरेन में। तो इनका कहना है कि अब देखो इनकम कैसे कमाते? कोई पैसे देता है तो जो पे करने वाला होता है पेयर, या तो पेयर होगा इंडिया में, या तो पेयर होगा, या तो पेयर पे करने वाला या तो होगा इंडिया में या होगा फॉरेन में। साइमल्टेनियसली रेसिपिएंट। अब रेसिपिएंट या तो होगा इंडिया में और या तो होगा फॉरेन में। आप मेरी बात को बड़े गौर से समझने की कोशिश करना। पेयर और रेसिपिएंट, या तो पेयर कहां का होगा? इंडिया का, और या तो पेयर कहां होगा? फॉरेन का। रेसिपिएंट या तो इंडिया का होगा या तो फॉरेन का। मतलब जैसे आप पेमेंट कर रहे हो मुझे, तो आप भी इंडिया के, मैं भी इंडिया का, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचिए आपकी जॉब लग गई फॉरेन में, ठीक है, और आपको इंडिया वाली कंपनी फॉरेन में पेमेंट कर रही है। जॉब आप फॉरेन में कर रहे हो, पेमेंट आपको इंडिया से हो रहा है, तो पेयर कहां है? इंडिया में। रिसीवर कहां है? फॉरेन में। इसका उल्टा भी तो हो सकता है, फॉरेन की कोई कंपनी इंडिया में पेमेंट कर रही है, पेयर कहां है? फॉरेन में, रिसिपेंट कहां है? इंडिया में। ये जो ट्रांजेक्शन चल रहे हैं ना बेटा, यही तो डिसाइड करेंगे कि आपकी इनकम इंडियन है या फिर फॉरेन है। तो आइए बातों को समझते हैं। हम लोग आपको बताना चाहेंगे कि जो इंडिया में इनकम जो है वो 2 तरह की होती है। आई रिपीट, इंडिया में इनकम जो है वो 2 तरह की होती है। एक होती है इंडियन इनकम, एक होती है इंडियन इनकम, और दूसरी होती है फॉरेन इनकम। एक कौन सी होती है? इंडियन इनकम। दूसरी कौन सी होती है? फॉरेन इनकम। अब इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम में फर्क क्या है समझना। इंडियन इनकम वो इनकम होती है, वो इनकम जो आपने रिसीव्ड इन इंडिया हुई हो। मैं आपको पहले बोल के बता देता हूं, ऐसी इनकम जो क्या हो? रिसीव्ड इंडिया। ऐसी इनकम जो रिसीव्ड इन इंडिया हो उसे इंडियन इनकम कहेंगे। अब साहब क्या होता है रिसीव्ड इन इंडिया, थोड़ा सा समझा दीजिए। मान लीजिए कि आपने जोधपुर की बजाय मैं कहूंगा दिल्ली में, इंडिया की दिल्ली में आपने जॉब करी,
और दिल्ली में ही आपको पेमेंट मिल गया। तो इनकम रिसीव कहां हो रही है? दिल्ली में, यानी कि इंडिया में। दैट इज कॉल्ड रिसीव्ड इन इंडिया। दूसरा, आपने किसी जापानीज कंपनी के लिए, आप जॉब तो इंडिया में कर रहे हो, जापानीज कंपनी के लिए आप बैंगलोर में जॉब कर रहे हो, बैंगलोर में आपकी नौकरी है। अभी क्या हुआ, कंपनी ने आपको 3 महीने के लिए जापान भेजा, और वो जो 3 महीने के लिए जापान भेजा है उसका पेमेंट जब आप इंडिया आए तो इंडिया में रिसीव हो गया। तो अगेन पेमेंट रिसीव्ड इन इंडिया। जापान में पेमेंट रिसीव हुआ, कंपनी कहां की है? इंडिया की। पेमेंट कहां रिसीव हुआ है? जापान में। पेमेंट जापान में रिसीव हुआ है तो क्या होगा? रिसीव्ड इन जापान। तो मेरा कहने का मतलब है जो इनकम होती है वो जहां रिसीव होती है उसको बोला जाता है रिसीव्ड इन। तो मैंने कहा कि इनकम 2 तरह की होगी, पहली इंडियन इनकम, दूसरी फॉरेन इनकम। इंडियन इनकम, हर वो इनकम जो कहां रिसीव हुई है? इंडिया में, उसे क्या बोलेंगे? इंडियन इनकम। फिर मैंने लिखा और इनकम अक्रू, या तो अक्रू इंडिया में हुई है या अराइज इंडिया में हुई है। तो मैंने क्या बोला? इनकम अक्रू और अराइज इन इंडिया। ऐसी कोई भी इनकम जो इंडिया में अक्रू हुई है या इंडिया में अराइज हुई है, आई रिपीट, या तो इंडिया में अक्रू हुई है या इंडिया में अराइज हुई है, उसको भी क्या बोलेंगे? इंडियन इनकम। और सुनो, अभी तो और तुम्हें मजा आएगा। और थर्ड नंबर पे इसने बोला ऐसी इनकम जो डीम्ड टू बी रिसीव्ड ऑब्लिक अक्रू ऑब्लिक अराइज इन इंडिया। ऐसी कोई भी इनकम जो इंडिया में डीम्ड यानी कि मान ली गई है इंडिया में रिसीव हुई है, मान लिया गया है इंडिया में अक्रू हुआ है, मान लिया गया है इंडिया में अराइज हुई है। तो ऐसी कोई भी इनकम जो डीम टू बी अक्रू, डीम टू बी अराइज और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया हो, उसे कौन सी इनकम कहेंगे? इंडियन इनकम। कौन सी इनकम कहेंगे? इंडियन इनकम। इंडियन इनकम के बाद अगली इनकम जो आती है वो कौन सी होती है? फॉरेन इनकम। अगली इनकम कौन सी होती है? फॉरेन इनकम। ऐसी कोई भी इनकम जो इंडिया में ना तो रिसीव हुई है, न अक्रू हुई है और ना ही अराइज हुई है, ऐसी इनकम को मेरे दोस्तों फॉरेन इनकम कहेंगे। तो मैं फॉरेन इनकम के लिए वर्ड क्या लिख रहा हूं? इनकम, एनी इनकम विच डज नॉट अक्रू, रिसीव्ड और अराइज और नॉट डीम्ड टू, ए फॉर अक्रू, ए फॉर अराइज और आर फॉर रिसीव्ड इन इंडिया। देखो मेरी बात सुनो, यहां पे भी वर्ड क्या लिखा है? नॉट। यहां पे भी वर्ड क्या लिखा है? नॉट। यानी कि अगर इनकम इंडियन इनकम नहीं है तो क्या हो जाएगा? वो फॉरेन इनकम। सर थोड़ा सा इसमें और खिलाओ ना हमें, हम इसमें खेलना चाहते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग खेलते हैं। कैसे खेलेंगे समझना। मान लीजिए मैं कुछ केसेस बोलता हूं, आप आंख बंद करके सोचना और उसको आगे समझने की कोशिश करना। राइट? आप सोचते जाओगे, साथ साथ में सोचते जाओगे तो काम होता जाएगा। राइट? हम लोग सोचना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात शुरू करते हैं इनकम में, बात शुरू करते हैं इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम कैसे निकलते हैं उसकी। मान लीजिए कि तुम एक कंपनी है फॉरेन की, नाम है विलियम्स ग्रोसरी लिमिटेड। कंपनी कहां की होगी? फॉरेन की। विलियम्स ग्रोसरी लिमिटेड यूके बेस्ड कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, जिसमें आप जॉब करते हो। आपकी जॉब इंडिया में है और आपको सैलरी भी इंडिया में मिल रही है। सैलरी देने वाला कौन? फॉरेन। सैलरी लेने वाला कौन? इंडिया। और मिल कहां रही है? इंडिया में। तो मुझे बताओ ये इंडियन इनकम हुई या फिर फॉरेन इनकम हुई? भाई साहब सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया बोल दिया ना, बाकी कुछ भी बोला, रिसीव्ड इन इंडिया बोल दिया, क्या हो गई? ये इंडियन इनकम। सेकंड एग्जांपल, मान लीजिए आप विलियम्स ग्रोसरी लिमिटेड में जॉब कर रहे हो। राइट? विलियम्स ग्रोसरी लिमिटेड में आपकी पोस्टिंग आ गई अब फॉरेन में। पहले पोस्टिंग कहां थी? इंडिया में। अब पोस्टिंग कहां आ गई? फॉरेन में। आप यहां से उड़े और यूके गए। अभी आपको यूके में ग्रोसरी का कोई आपका मैनेजमेंट वगैरह करने का बोल दिया और आपको ग्रोसरी मैनेजर बना दिया। अभी क्या हुआ? आप पूरे 6 महीने तक वहां पे हो, पूरा काम कर रहे हो, काम संभाल रहे हो, मैनेजमेंट कर रहे हो, ठीक है। लेकिन आपको सैलरी इंडिया में ही रिसीव होती है। हर महीने आप एक सैटरडे संडे इंडिया आ जाते हो और आपको सैलरी ऑफिस में मिल जाती है। सैलरी लेके आप वापस कहां शिफ्ट हो जाते हो? यूके। काम कहां कर रहे हो? फॉरेन में। कंपनी कहां की है? फॉरेन की। तो ये इंडियन इनकम हुई कि फॉरेन इनकम हुई? भाई साहब सैलरी रिसीव कहां हुई थी? इंडिया में। क्योंकि सैलरी रिसीव्ड इंडिया में हुई इसलिए कौन सी इनकम हो गई? इंडियन इनकम। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आप यूएस बेस्ड फर्म में काम करते हो, यूएस में ही काम करते हो और आपको सैलरी भी यूएस में मिल रही है। रुको, काम कहां कर रहे हो? फॉरेन में।
सैलरी भी कहां मिल रही है, फॉरेन में। कौन सी इनकम हुई, फॉरेन इनकम। अभी उसी फॉर्म की एक ऑफिस इंडिया में और आपको इंडिया में अपॉइंट किया गया है। काम कहां करते हो, फॉरेन में। अपॉइंटेड कहां हो, इंडिया में। काम कहां करते हो, फॉरेन में। अपॉइंटेड कहां हो, इंडिया में। ठीक है, सैलरी कहां मिल रही है, फॉरेन में। हर बार हर महीने आपको 2 दिन के लिए जाना पड़ता है, वहां पे काम सीख के आ जाते हो, सैलरी लेके आ जाते हो, महीना भर आके इंडिया में काम करते हो। कंपनी यूएस की, काम सीख रहे हैं इंडिया यूएस में, काम सीख रहे हैं यूएस में, कंपनी यूएस की, पैसे भी यूएस वाली कंपनी यूएस में ही दे रही है, लेकिन काम कहां किया, इंडिया वाली ऑफिस में। काम कहां किया, इंडिया वाली ऑफिस में। क्योंकि आपने इंडिया वाली ऑफिस में काम किया है, इसलिए कहा जाता है इनकम अक्रू और अराइज इन इंडिया। काम तो इंडिया में किया है ना, तो इसलिए कौन सी इनकम होगी, इंडियन इनकम होगी। तो सर इसका मतलब आप कह रहे हो कि रिसीव्ड, अक्रू या अराइज। चलो ठीक है, हम एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं। सैलरी का छोड़ो, हम लोग असेट को बेचेंगे। एक असेट थी फॉरेन में, यूएस में एक असेट थी आपकी। ठीक है, यूएस में आपका एक प्लॉट था, आपने 10 लाख में परचेज किया था, अभी 12 लाख में बेच रहे हो। 2 लाख रुपए आपकी इनकम है। 10 लाख में परचेज किया था, 12 लाख में बेच रहे हो। खरीदा कितने में था, 10 लाख में। बेचा कितने में, 12 लाख में। इनकम कितनी हुई, 2 लाख में। अब क्वेश्चन अराइज होता है, प्लॉट कहां है, यूके में, लेकिन पैसा रिसीव हुआ है इंडिया में। 2 लाख रुपए इंडियन इनकम है। अभी इसी एग्जांपल में पैसा भी फॉरेन में रिसीव हुआ होता तो फॉरेन इनकम हो जाती, क्योंकि प्लॉट भी फॉरेन में है, यूएस में, पैसा भी यूएस में मिल रहा है, सब कुछ फॉरेन में मिल रहा है, तो कौन सी इनकम होगी, फॉरेन इनकम। प्लॉट फॉरेन में, पैसा रिसीव हो रहा है इंडिया में, इंडियन इनकम। इसका उल्टा कर देते हैं, प्लॉट है इंडिया में, बेच रहे हो किसी फॉरेनर को, तो पैसा फॉरेन में रिसीव हो रहा है। प्लॉट कहां है, इंडिया में, पैसा कहां रिसीव हो रहा है, फॉरेन में। प्लॉट तो इंडिया में है ना, तो अक्रू अराइज कहां हो गई, इंडिया में। सर आप ये कहना चाह रहे हो कि इन तीनों में से कुछ भी हो जाए वो क्या हो जाएगी। अब जैसे मैं बिजनेस, इंडियन इनकम, अब मैं जैसे बिजनेस की बात करूं, ठीक है, बिजनेस है कहां, फॉरेन में, लेकिन उस बिजनेस का, सॉरी, बिजनेस है कहां, फॉरेन में, लेकिन पैसा कहां रिसीव हो रहा है, इंडिया में। तो अगेन क्या हो जाएगी ये, इंडियन इनकम। सर ऐसे तो इंडियन इनकम, हर एक इनकम इंडियन इनकम ही बनती जाएगी ना। विलियम्स नाम का व्यक्ति है, यूएस में उसकी चाय की दुकान है, पैसा भी उसको यूएस में रिसीव हो रहा है, इंडियन इनकम बना क्या। हमने कहा कि इंडिया का थोड़ा बहुत भी अगर तल्ला बल्ला हुआ, इंडिया का थोड़ा बहुत भी अगर लेना देना हुआ, तो इनकम कौन सी मानी जाएगी, फॉरेन नहीं मानी जाएगी, और वो इंडियन इनकम ही मानी जाएगी। थोड़ा सा भी इंडिया का अगर लेना देना हुआ तो इनकम कौन सी मान ली जाएगी, इंडियन इनकम मान ली जाएगी। दैट इज द मेन पॉइंट एंड मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अब अपन आ जाते हैं इनकम के बारे में। अभी मैंने आपको समझाया कौन सी इनकम की बात कर रहे हैं, इंडियन इनकम। अरे ये क्या हो गया, इनकम 2 तरह की इनकम होती है, इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम। एक बार पढ़ लीजिए इसको, आपको आराम से समझ में आएगा। इफ इनकम इज रिसीव्ड इन इंडिया, पहली बात क्या बोली, या तो इंडिया में रिसीव हो रही है, इंडिया में डीम टू बी रिसीव है। दूसरी बात, या तो इनकम कहां गया, एट द सेम टाइम इट अक्रूज और अराइज इन इंडिया, एट द सेम टाइम इट अक्रूज और अराइज इन इंडिया। तो मतलब मेरी बात सुनो, पहली बात क्या, रिसीव्ड इंडिया में हुई है, या डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है, अक्रू भी इंडिया में हुई है, अराइज भी इंडिया में हुई है, तो इसको कौन सी इनकम बोलेंगे, इंडियन इनकम। दूसरा समझना, इनकम इज रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, बट अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया। भैया रिसीव तो इंडिया में हुई है ना, इसलिए कौन सी इनकम हो जाएगी, इंडियन इनकम। अगेन थर्ड, इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, फॉरेन में रिसीव हुई है, लेकिन अक्रू और अराइज इन इंडिया हुई है, तो अक्रू और अराइज तो इंडिया में हुई है ना, तो अगर अक्रू और अराइज इंडिया में हुई तो भी कौन सी इनकम हो गई, इंडियन इनकम। अब बात करते हैं फॉरेन इनकम की। ऐसी कोई भी इनकम जो इंडिया में रिसीव नहीं हुई है, इंडिया में अक्रू भी रही नहीं हुई है, अराइज भी नहीं हुई है, डीम टू बी अक्रू अराइज इंडिया भी नहीं है, अगर ऐसा है तो ऐसी इनकम को कौन सी इनकम कहा जाएगा, फॉरेन इनकम। कौन सी इनकम कहा जाएगा, फॉरेन इनकम। तो आपको ये बात समझ जानी चाहिए कि ऐसी कोई भी इनकम जो इंडिया में रिसीव हुई हो, इंडिया में अक्रू हुई हो, इंडिया में अराइज हुई हो, ऐसी इनकम को कौन सी इनकम कहा जाएगा, इंडियन इनकम कहा जाएगा। यस सर कि नो सर, यस सर। ऐसी इनकम जो इंडिया में न तो अक्रू हुई हो, न तो अराइज हुई है, न तो रिसीव हुई है, ऐसी इनकम को कौन सी इनकम कहा जाएगा, फॉरेन इनकम। दिस इज द मेन टॉपिक, दिस इज द मेन थिंग बिहाइंड इनकम सब्जेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं टैक्सेबिलिटी की।
राइट। तो अभी हमने देखा दो तरह की इनकम होती है, ठीक है। तो देखा जाए तो इनकम दो तरह की हमने पढ़ी, एक तो इंडियन इनकम और एक फॉरेन इनकम। ऐसी इनकम जो इंडिया में अक्रू हुई, अराइज हुई, रिसीव हुई, डीम टू बी अक्रू, डीम टू बी अराइज, डीम टू बी रिसीव, तो उसको क्या बोला हमने, इंडियन इनकम। ऐसी इनकम जो ना तो इंडिया में रिसीव हुई, अक्रू हुई, ना अराइज हुई, उसके क्या बोला हमने, फॉरेन इनकम। अब अगर इंडियन इनकम की बात करें तो तीन बातें होगी, पहला ओआर, दूसरा एनओआर, तीसरा एनआर। मैंने क्या बोला, हम इस चैप्टर में इंडिविजुअल का हमने जो भी स्टेटस पढ़ा है या कंपनी का जो भी स्टेटस पढ़ा है उन सबको मिक्स करके, स्टेटस और इनकम को मिक्स करके फाइनल डिसीजन लेंगे। तो अगर अब डे वन की बात करें तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि पहले हम इनकम के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम स्टेटस के बारे में पढ़ेंगे, फिर इनकम और स्टेटस को मर्ज करके पढ़ेंगे। तो हमने पहले स्टेटस पढ़ा, सॉरी, फिर हमने इनकम पढ़ा, और फिर स्टेटस और इनकम को मर्ज करके फाइनल डिसीजन ले रहे हैं कि इंडिया में टैक्स लगना है कि नहीं लगना है। तो इंडिया में टैक्स लगना है या नहीं लगना है, ये डिसीजन अभी आज हो रहा है, तो इसको बड़े तसल्ली से और गंभीर होकर समझना। इनकम दो तरह की होती है, इंडियन और फॉरेन। अगर इंडियन इनकम है तो इंडियन इनकम में अगर पर्सन ओआर है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, तो टैक्सेबल हो जाएगी। अगर इंडियन इनकम है और पर्सन एनओआर है तो भी टैक्सेबल हो जाएगा। इंडियन इनकम है और पर्सन एनआर है तो भी टैक्सेबल हो जाएगा। स्टेटस तो तीन ही थे, ओआर, एनओआर, एनआर। तो सर इसका मतलब आप कह रहे हो कि इंडियन इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल। मतलब ये हुआ कि कभी भी आप इंडिया में इनकम कमा रहे हो और वो इंडियन इनकम है तो आपको इंडिया में टैक्स देना ही है। ठीक बात है। अब चाहे वो ओआर है चाहे एनओआर, यानी कि जो मैं पर्सन हूं, जैसे मैं एक पर्सन हूं, ठीक है, अब मेरा स्टेटस आप पता लगा रहे हो, तो मेरा स्टेटस ही तीन तरह का ही हो सकता है, या तो मैं ओआर बन जाऊंगा, या एनओआर बन जाऊंगा, या एनआर बन जाऊंगा। अब मैं कुछ भी बनू ना तो मेरे लिए टैक्सेबल रहेगा, मैं कुछ भी बनूं मेरे लिए टैक्सेबल रहेगा। तो इसके लिए मैंने क्या बोला, इंडियन इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल। अब बात करते हैं फॉरेन इनकम की। फॉरेन इनकम में क्या होगा, हमेशा ध्यान रखना, फॉरेन इनकम में क्या होगा, तीन बातें होंगी, या तो आप ओआर हो, या तो ओआर हो, यहां पे देखो मैंने लिखना भूल गया, ये है ओआर, ये है एनओआर और ये है एनआर। तो तीन तरह के स्टेटस है। ओआर के लिए फॉरेन इनकम भी टैक्सेबल हो रही है। तो मेरी बात सुनो, अगर आपका स्टेटस कभी ओआर आ गया तो आप टैक्सेबल, ये चाहे इनकम इंडियन है या फिर फॉरेन है, तो इसका मतलब ओआर तो हमेशा ही टैक्सेबल होगा, चाहे वो इंडियन इनकम हो या फिर फॉरेन इनकम हो। तो क्या बोल रहा है, फॉरेन इनकम और ओआर तो टैक्सेबल। अब बात करते हैं फॉरेन इनकम और एनओआर। इसको रुक जाओ, पहले फॉरेन इनकम और एनआर की बात करते हैं। अगर फॉरेन इनकम और एनआर है, अगर फॉरेन इनकम है और कौन है, एनआर, तो टैक्सेबल नहीं होगा। ये वही बात हो गई, विलियम्स नाम के व्यक्ति की चाय की दुकान है, और कहां है दुकान विलियम्स की, फॉरेन में, यूके में, तो भैया यूके टैक्स लेगा, क्योंकि यूके का ही विलियम्स और यूके की दुकान भी कहां पे, फॉरेन में, तो टैक्स भी कहां देना है, फॉरेन में। लेकिन अगर फॉरेन इनकम है, लेकिन अगर फॉरेन इनकम है और कहां से कंट्रोल हो रही है, इंडिया से कंट्रोल हो रही है। कहां से कंट्रोल हो रही है, इंडिया से। तो अब यहां पे क्या बोला, अगर बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, तो एनओआर के केस में, एनओआर के केस में फॉरेन इनकम टैक्सेबल हो जाएगी, और फॉरेन इनकम एनओआर के केस में टैक्सेबल नहीं होगी अगर वो बिजनेस कहां से कंट्रोल हो रहा है, आउटसाइड इंडिया से। तो सर इसका मतलब अगर आप इसको एक चार्ट में समराइज करें तो चार्ट किस तरह का बन रहा है आपका, वो देखिए, वो चार्ट किस तरह का बन रहा है, वो देखिए, एक छोटा सा चार्ट आपके सामने है। तो सबसे पहले क्या बोला, इंडियन इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल। ऑलवेज टैक्सेबल का मतलब क्या, इंडियन इनकम ओआर के लिए टैक्सेबल, इंडियन इनकम एनओआर के लिए टैक्सेबल, इंडियन इनकम एनआर के लिए भी टैक्सेबल। इनकम इंडियन है, इंडिया की है, और पर्सन कोई सा भी हो टैक्सेबल हो जाएगा। अब बात करें फॉरेन इनकम, वो फॉरेन इनकम इन केस ऑफ रेजिडेंट टैक्सेबल, इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट नॉन टैक्सेबल। बट अगर कोई पर्सन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो देखना पड़ेगा बिजनेस ओन और कंट्रोल कहां है। अगर बिजनेस ओन और कंट्रोल इंडिया में है तो टैक्सेबल हो जाएगा। इफ अगर या फिर प्रोफेशन है तो प्रोफेशन सेटअप कहां है, इंडिया में, तो फॉरेन इनकम टैक्सेबल हो जाएगी एनओआर के केस में। अदरवाइज फॉरेन इनकम एनओआर के केस में टैक्सेबल नहीं होगी। अब वैसे अगर मैं इसको एक जगह पे समराइज करूं तो इसका शॉर्टकट कैसे बन सकता है उसको भी समझ। तो देखो आपके सामने चार्ट तैयार है, आप देखेंगे कि अगर कोई इंडियन इनकम है तो इंडियन इनकम तो टी ओआर एनओआर एनआर तीनों केस में टैक्सेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं फॉरेन इनकम की। तो फॉरेन इनकम में अगर आप यहां पे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि अगर कोई बिजनेस कहां है, इंडिया से सेटअप और कंट्रोल हो रहा है, ये क्या लिखा है, बट बिजनेस सेटअप एंड कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तो ओआर के केस में भी टैक्सेबल और एनओआर के केस में भी टैक्सेबल।
बिजनेस और बट बिजनेस कंट्रोल और सेटअप आउटसाइड इंडिया है तो ओआर के केस में तो टैक्सेबल होगा, लेकिन एनओआर के केस में नॉट टैक्सेबल होगा। यानी कि जो मेन डिफरेंस है वो ये वाला ही है। और ये जो डिफरेंस है किसका है? फॉरेन इनकम बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है तो एनओआर के केस में टैक्सेबल, फॉरेन इनकम लेकिन बिजनेस आउटसाइड इंडिया से कंट्रोल हो रहा है तो एनओआर के केस में नॉट टैक्सेबल, और एनआर के केस में तो नॉट टैक्सेबल ही है। सर इसको और थोड़ा इलॉबरेट करो, तो थोड़ा और इलॉबरेट कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए, थोड़ा और इलॉबरेट कर देता हूं, सिर्फ और सिर्फ अलग से स्पेसिफिक लिखता हूं मैं। किसको लिखता हूं मैं? फॉरेन इनकम। किसको लिख रहा हूं मैं? फॉरेन इनकम। ठीक है, फॉरेन इनकम। और किस केस में लिख रख रहा हूं? एनओआर के केस में। पहली बात ये किसके केस में लिख रहा हूं मैं? सिर्फ और सिर्फ एनओआर के केस में, क्योंकि यही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बाकी तो सब एकदम क्लियर है। तो देखो एनओआर के केस में फॉरेन इनकम, अब फॉरेन इनकम वाला जो बिजनेस है वो कंट्रोल और सेटअप, कंट्रोल्ड सेटअप या प्रोफेशन है, बिजनेस हो गया या प्रोफेशन हो गया, कंट्रोल्ड और सेटअप फ्रॉम इंडिया है। फ्रॉम कहां से है? फ्रॉम इंडिया या इन इंडिया है, तो वो इनकम हमारे लिए टैक्सेबल हो जाएगी अगर वो एनओआर है तो। और अगर प्रोफेशन और बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम, प्रोफेशन और बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, मैंने वर्ड क्या लिखा है? आउटसाइड इंडिया, तो वो क्या हो जाएगा? नॉट टैक्सेबल। क्लियर है अभी? अब पूरा चार्ट मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, इससे और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा, पहले मैंने समझा उससे और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये है हमारा बेसिक आइडिया, जो कि किससे रिलेटेड था? जो रिलेटेड था हमारा इनकम से रिलेटेड। अब इसके हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, हम इसके 2-4-5 क्वेश्चन करते हैं। मैं 2-4-5 क्वेश्चन आपको इधर ही करवाता हूं, जिससे क्या होगा आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि इसको अटेंड कैसे करना है। ठीक है, क्वेश्चन करवा देता हूं इससे, इसके बढ़िया बढ़िया 2-4 क्वेश्चन करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने नोट्स का कर लिया था, 2 कर लिया था, 3 अभी नहीं देख रहे हम लोग, सीधा पहले 4 देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है? मिस्टर एक्स earns the following income during the previous year ended 31st March 2024. Determine the income liable to tax for assessment year 24-25. Mr. X is resident, that is ordinary resident, resident and not ordinary resident, and non-resident. मतलब पता है क्या, इस क्वेश्चन में आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी, टेबल बना के आपको लिखना पड़ेगा कि ओआर के केस में कौन कौन सी टैक्सेबल है, एनओआर के केस में कौन कौन सी टैक्सेबल है, और एनआर के केस में कौन कौन सी टैक्सेबल है। ये हो उससे पहले मैं आपको 3 पॉइंट लिखवा देता हूं, वो आप जरूर से लिख लीजिए। पहला पॉइंट है कि पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट आर नेवर टैक्सेबल इन फ्यूचर। पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट ओआर, एनओआर, एनआर तीनों के केस में टैक्सेबल नहीं होंगे। तो पहली पॉइंट लिख लीजिए पॉज करके, पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट आर नॉट टैक्सेबल। एक और बात लिख लीजिए, एक और बात लिख लीजिए, एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया आर नॉट टैक्सेबल। एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया आर नॉट टैक्सेबल इन इंडिया, राइट, क्योंकि इंडिया में एग्रीकल्चर टैक्स फ्री है। तीसरा, रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स रेम्युनरेशन आर नॉट टैक्सेबल, क्योंकि पार्टनर्स रेम्युनरेशन पे पार्टनरशिप फर्म ऑलरेडी टैक्स दे चुकी है। ये सब बातें मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं इनकम टैक्स इज नॉट एन आइसोलेटेड स्टडी, इट इज अ कंबाइंड स्टडी। तो एक बात ध्यान से रखिए, ध्यान से सुन लीजिएगा कि अगर मैं बात कर रहा हूं पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट की तो इस चैप्टर में हम टैक्सेबल नहीं करेंगे। अगर मैं बात कर रहा हूं एग्रीकल्चर इनकम की तो कभी टैक्सेबल नहीं होगा। वैसे इसका ट्रीटमेंट क्या रहता है वो एग्रीकल्चर इनकम खुद एक चैप्टर वहां पढ़ेंगे। तीसरा मैंने बताया पार्टनर्स रेम्युनरेशन आर नॉट टैक्सेबल, क्योंकि पार्टनर्स रेम्युनरेशन से रिलेटेड टैक्सेबिलिटी फर्म ऑलरेडी कर चुकी होती है। तो अब मैं इस क्वेश्चन को करना शुरू कर रहा हूं, लेके हरि का नाम। हम लोग क्वेश्चन को शुरू कर देते हैं। यहां तक की बात ये कह रही है कि 3, पहला ऑर्डिनरी रेजिडेंट, दूसरा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एंड द थर्ड वन इज नॉन रेजिडेंट। थर्ड वन क्या है? नॉन रेजिडेंट। ठीक है, करना शुरू करें। नॉन रेजिडेंट, ठीक है, ये लिखा मैंने, ऐसे करके बंद कर दिया, और ये मैंने कर दिया पर्टिकुलर। सर ये बात हमें कब करनी है? जब भी कभी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ हो तो आपको ये टेबल बना के ही क्वेश्चन को करना है। ठीक है, पहले मैं सॉरी मैंने हेडिंग लगाना भूल गया। कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या बोल रही है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग इन इंडिया बट रिसीव्ड इन हॉलैंड ₹20,000। मेरी बात सुनो, बिल्डिंग कहां पे है? इंडिया में।
अगर बिल्डिंग इंडिया में है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इंडिया इंडिया क्या ये इंडियन इनकम है या नहीं है? भैया बिल्डिंग इंडिया में तो इनकम अराइज कहां से हुई है? इंडिया से हुई है, तो इंडियन इनकम होगी। सर इसमें लिखा है रिसीव्ड इन हॉलैंड, यही तो मैं कह रहा हूं, अक्रू या अराइज दोनों में से, या रिसीव्ड तीनों में से कोई भी एक चीज अगर इंडिया में हो रही है तो इंडियन इनकम हो जाएगी। इसमें अक्रू इंडिया में नहीं हो रही, अक्रू और अराइज तो इंडिया में हो रही है ना, क्योंकि बिल्डिंग कहां है? इंडिया में, तो इसलिए इसको इंडियन इनकम बोलेंगे। सर रिसीव्ड इन इंडिया ना लिखा हुआ हो तो भी, हाँ रिसीव्ड इन इंडिया ना लिखा हुआ हो तो भी। तो सबसे पहले मैंने लिखा फर्स्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ BLDG बिल्डिंग लिख रहा हूं इन इंडिया। ठीक है, कौन सी इनकम होगी? ये रिसीव्ड इन हॉलैंड, भले रिसीव्ड इन हॉलैंड है तो भी इंडियन इनकम है। और आप कान खोल के सुन लो, इंडियन इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल, तो ये तीनों केस में टैक्सेबल हो जाएगा। 20,000, 20,000 एंड 20,000। ओके सर, आप ये कह रहे हो कि अगर तीनों में से कोई भी एक बात अगर इंडिया में हो जाए तो उसको क्या कहा जाएगा? इंडियन इनकम, और इंडियन इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल। सेकंड पॉइंट, पेंशन फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर इन इंडिया रिसीव्ड इन हॉलैंड। भैया एम्प्लॉयर कहां का है? इंडिया का, तो इनकम जनरेट कहां से हो रही है? इंडिया से, तो सर ये भी इंडियन इनकम हो जाएगी। हाँ, पेंशन फ्रॉम इंडियन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर कहां का है? इंडिया का, इस वजह से इनकम क्या हो जाएगी? इंडियन इनकम। तो अगेन ये तीनों में टैक्सेबल, चाहे एक्स का स्टेटस कुछ भी हो, ये तीनों में टैक्सेबल हो जाएगी। आगे देखो, इंटरेस्ट इन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड। ओहो, बॉन्ड कहां के? यूके डेवलपमेंट, यानी अक्रूराइज कहां हो रही है? इंडिया में। 1/4 बीइंग रिसीव्ड इन इंडिया, 20,000 में से 1/4 तो इंडिया में रिसीव हुआ है और 3/4 फॉरेन में रिसीव हुआ है। इसके दो अलग अलग हिस्से हो जाएंगे। ये मैंने लिखा थर्ड नंबर, इंटरेस्ट इन यूके डेवलपमेंट, इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड 1/4 received in 1/4 received in इंडिया। था कितना? 20,000 का 1/4 कितना होता है? 5,000। तो ये जो 5,000 है ना, ये तो इंडियन इनकम हो गई भैया, रिसीव्ड इन इंडिया है, तो तीनों में टैक्सेबल होगा। अब 3/4 रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया है कितना? 20,000। 20,000 का 3/4 कितना होता है? 15,000। सर ओआर में क्यों लिख रहे हो आप? भैया फॉरेन इनकम भले ही हो, फॉरेन इनकम इज टैक्सेबल इन केस ऑफ ऑल OR NOR NR सबके केस में। अब ये क्या बोला? यूके डेवलपमेंट बॉन्ड है, बिजनेस तो है नहीं, क्योंकि ये बिजनेस तो है नहीं, इस वजह से, क्योंकि ये बिजनेस तो है नहीं, इस वजह से यहां पर ये टैक्सेबल होगा क्या? नहीं होगा। क्यों टैक्सेबल नहीं होगा? क्योंकि रिसीव्ड कहां हुआ है? आउटसाइड इंडिया रिसीव हुआ है। तो ये कौन सी इनकम हो गई? फॉरेन इनकम। तो फॉरेन इनकम एनओआर के केस में तभी टैक्सेबल होगा जब बिजनेस कंट्रोल और सेटअप फ्रॉम इंडिया हो। क्या ये बिजनेस से रिलेटेड है? नहीं। जब ये बिजनेस से रिलेटेड ही नहीं है तो कंट्रोल और सेटअप की बात ही नहीं आती है, और जब कंट्रोल और सेटअप की बात नहीं आती है तो फिर एनओआर के केस में टैक्सेबल नहीं होगा। तो सर इसका मतलब आप कह रहे हो कि वो फॉरेन इनकम जिसमें जब तक ये लाइन ना लिखी हो कि बिजनेस और प्रोफेशन कंट्रोल और सेटअप फ्रॉम इंडिया, तब तक वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी, और साइमल्टेनियसली यहां भी टैक्सेबल नहीं होगा। तो थर्ड पॉइंट था, ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, ये हमने पहले किया, फिर सेकंड किया, फिर थर्ड किया। अब हम लोग आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन ऑस्ट्रेलिया एंड रिसीव्ड इन यूएसए। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन ऑस्ट्रेलिया रिसीव्ड इन यूएसए। इंडिया का कोई लेना देना ही नहीं है, इंडिया का कोई लेना देना ही नहीं है। तो फोर्थ क्या बोला? फोर्थ इनकम फ्रॉम, दिख रहा है इधर? हाँ, फोर्थ ये वाला, इनकम फ्रॉम
प्रॉपर्टी कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया। प्रॉपर्टी कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया। भैया प्रॉपर्टी ऑस्ट्रेलिया की है तो इंडिया में टैक्सेबिलिटी की बात ही नहीं आती है। रिसीव्ड यूएसए में हुआ है तो रिसीव्ड भी जब यूएसए में हुआ है तो यूएसए की बात, मतलब तो फिर टैक्सेबल इंडिया में होगा ही क्यों। पर इन्होंने कहा कि ओ आर जो होता है ना, ओ आर के केस में तो हमेशा ये क्या रहेगा? टैक्सेबल ही रहेगा। ओ आर के केस में सारी इनकम पता है आपको लेनी ही है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया? 15,000 रुपए। तो मैंने लिया यहां पे ये 15,000 डैश डैश, सर दोनों में डैश डैश, दोनों में डैश डैश। एनओआर के केस में भी टैक्सेबल नहीं होगा, एनआर के केस में तो पूछने की बात ही नहीं है। अगला है इनकम अर्न्ड फ्रॉम बिजनेस इन अबिसिनिया विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम ज़ैम्बिया एंड 30,000 रिसीव्ड इन इंडिया। देखो टोटल इनकम कितनी है? अबिसानिया इंडिया का नहीं है, को पता नहीं कहां का ही तो पकड़ लिया इसने। तो ये क्या बोला? इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस इन अबिसानिया। मैं यहां पे लिख देता हूं 5th पॉइंट, इनकम फ्रॉम अबिसानिया, ठीक है। उसके अंदर में क्या बोला इसने? विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम ज़ाम्बिया। कंट्रोल कहां से हो रही है? ज़ाम्बिया से। टोटल इनकम कितनी है? 70,000, ठीक है। ओआर के केस में तो भाई साहब कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। ओआर के केस में तो पूरा के पूरा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि उसमें से 30,000 इंडिया में रिसीव हुई है, तो टोटल 70,000 में से 30,000 तो इंडियन इनकम बन गई। 30,000 तो इंडियन इनकम बन गई। तो मेरी बात सुनो, इंडियन इनकम तो ऑलवेज टैक्सेबल ही होती है। तो यहां पे 30,000 लिया है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखो टोटल इनकम कितनी थी? 70,000। 70,000 में से इंडिया में कितनी रिसीव हुई है? टोटल इनकम थी 70,000, इंडिया में कितनी रिसीव हुई है? 30,000। तो इंडियन इनकम कितनी हो गई? 30,000। 70,000 टोटल इनकम है, उसमें से 30,000 इंडियन इनकम और 40,000 फॉरेन इनकम। तो चाहे इंडियन इनकम हो चाहे फॉरेन इनकम हो, इंडिया में तो टैक्सेबल ही होगा। तो हमने 70,000 इंडिया में टैक्सेबल कर लिया पूरा का पूरा ओआर के केस में, ठीक है। अब बात करते हैं एनओआर के केस में। एनओआर के केस में फॉरेन इनकम वही टैक्सेबल होती है जो कंट्रोल फ्रॉम इंडिया हो, लेकिन ये कहां से है? ये है कंट्रोल्ड फ्रॉम ज़ाम्बिया। ज़ाम्बिया तो इंडिया में है नहीं, ज़ाम्बिया तो इंडिया में नहीं, अलग से कंट्री है। तो क्योंकि कंट्रोल फ्रॉम ज़ाम्बिया है तो एनओआर के केस में 40,000 टैक्सेबल नहीं होगा, सिर्फ 30 ही टैक्सेबल होगा, क्योंकि 30,000 क्या है? इंडियन इनकम। साइमल्टेनियसली 70 में से 30,000 इंडियन इनकम है, क्योंकि 30,000 इंडियन इनकम है इसलिए एनआर के केस में भी टैक्सेबल है, ठीक है। तो ऐसी कोई भी इनकम जो इंडिया में रिसीव हुई है, तो आप देखोगे अगर यहां पे आप अगर देखोगे तो ये जो 30,000 है ये मैं ले रहा हूं, 30,000 मैं दोनों जगह ले रहा हूं, लेकिन यहां पे मैं कितने रुपए ले रहा हूं? 70,000, क्योंकि 70,000 ऐसे हैं जो कहां रिसीव हुआ है। 70,000 जो है वो क्या है? फॉरेन इनकम है। फॉरेन इनकम इज ओआर के केस में टैक्स टोटल 70,000 है। देखो इसको मैं ऐसे अलग से लिख के बताता हूँ, थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा बोल गया तो शायद मुझे नहीं पता चला। 70,000 टोटल इनकम है, ठीक है। अब 70,000 में से एक तो है 30,000 और एक है 40,000। अब ये जो 70,000 है ये अबिसानिया में कमाई गई है और ज़ाम्बिया से कंट्रोल हुई है, ठीक है, इसलिए फॉरेन इनकम हो गई। लेकिन क्योंकि इस 70 में से 30 इंडिया में रिसीव हुई है, तो क्योंकि 30 इंडिया में रिसीव हुई है इसलिए 30 क्या बन गई? इंडियन इनकम। तो यहां पे मैंने 30 और 30 एनओआर और एनआर के केस में टैक्सेबल कर दिया, लेकिन टोटल इनकम थी कितनी? 70,000। टोटल इनकम थी कितनी? 70,000। क्योंकि 70,000 टोटल इनकम थी और ओआर के केस में टोटली टैक्सेबल होता है ना, तो इसलिए मैंने ओआर के केस में 70,000 ले लिया। क्लियर है? ओके। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। डिविडेंड ऑन शेयर ऑफ इंडियन कंपनी बट रिसीव्ड इन हॉलैंड। कोई बात नहीं, इंडियन कंपनी के ना डिविडेंड कहां के हैं? इंडियन कंपनी के। थोड़ा सा ऐसा है तो इसको एडजस्ट कर लेना, अगले वाले लेक्चर में मैं इसको इन चीजों को हटा दूंगा, ठीक है। इसको अभी एडजस्ट कर लो। छठा पॉइंट मैं इसके साथ साथ ही लिख देता हूं। छठा पॉइंट 6 नंबर पॉइंट है ना, ये 6 नंबर पॉइंट क्या है? डिविडेंड। 6 नंबर पॉइंट क्या है? डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, क्योंकि इंडियन कंपनी के डिविडेंड है फ्रॉम इंडियन कंपनी, तो इंडियन इनकम हो गई इंडियन कंपनी। 10,000 10,000 और 10,000 सर तीनों में। हाँ, इंडियन इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल। 10,000 10,000 10,000, ठीक है। प्रॉफिट नॉट टैक्स्ड प्रीवियसली ब्रॉट इनटू इंडिया। मैंने लेक्चर शुरू होने से पहले, क्वेश्चन शुरू करने से पहले बताया था इसको हम लोग नहीं लेंगे। फिर प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन नागपुर विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम हॉलैंड। बिजनेस कहां पे है? नागपुर में। तो भैया देखना ही नहीं है, नागपुर में है तो इंडियन इनकम हो गई भैया, कहीं से भी कंट्रोल हो रहा हो।
बिजनेस कहाँ का है, नागपुर का। नागपुर कहाँ है, इंडिया में, तो इट इज इंडियन इनकम। भले ही कंट्रोल हॉलैंड से हो रहा हो तो भी इंडियन इनकम, और इंडियन इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया। तो ये क्या लिखा मैंने, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन नागपुर, इंडिया में है, आपको पता होना चाहिए। कितने रुपए, 27,000, 27,000 और 27,000। अब इसको हम लोग टोटल कर लेंगे, टोटल कर लेंगे तो क्या आ जाएगी हमारी टोटल टैक्सेबल इनकम। ये मैंने छोटा कर दिया, शायद दिख रहा होगा आपको, मुझे तो लग रहा है। 20, 14, 34, 34 और 20, 54, 54 और 15, 54 और 10, 64 और 5, 69, 69 और 70, 1,39,000, 1,49,000, 159, 169 और 7। अब एक बार इसकी टोटल करके देख लेना, जो भी टोटल आएगी वो इसका आंसर होगा, टोटल आएगी वो इसका आंसर होगा। कैलकुलेटर अपने अपने चला लो और इसका आंसर लिख दीजिए। ये एक क्वेश्चन हो गया जो किससे रिलेटेड था, टोटल इनकम से रिलेटेड। होप आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे हम लोग 4-5 क्वेश्चन इस या अगले वीडियो में करने वाले हैं। तो जब हम इसके 4-5 क्वेश्चन करेंगे ना, तो मुझे लगता है कि आपको इसकी क्लैरिटी पूरी अच्छे से आ जाएगी। जैसे ये वाला क्वेश्चन अपन देखते हैं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अपन देखते हैं। मिस्टर ए हैड फॉलोइंग इनकम, लास्ट में क्या लिख रखा है, अगर वो रेजिडेंट हो तो क्या, नॉन रेजिडेंट हो तो क्या, और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो तो क्या। अब ऐसे में क्या होता है, क्वेश्चन पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, फटाफट से सीधा पहले बना लीजिए, फटाफट से सीधा पहले बना लीजिए वो जैसा हमने पहले बनाया था, है ना। पहले सर हेडिंग तो लिख दो, लो साहब हेडिंग लिख देते हैं, ठीक है। हेडिंग क्या बनाएंगे हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर ए, टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर ए। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर ए, ठीक है। यहां पे मैंने लिखना शुरू किया, पर्टिकुलर्स, OR, NOR और NR। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। सबसे पहले सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया फॉर 3 मंथ्स 9,000। अब मुझे नहीं पता फॉर 3 मंथ्स लिखा है 9,000 पर मंथ है या फिर 9,000 कैसे है, तो अपन इसको मान लेते हैं कि टोटल 3 महीने की सैलरी 9,000 रुपए है। तो मैंने लिखा सैलरी कहां रिसीव हुई है, इंडिया में। कोई भी इनकम इंडिया में रिसीव होती है तो इंडियन इनकम होती है। 9,000, 9,000 और 9,000। कोई दिक्कत या नो दिक्कत, मुझे लगता है कि इसमें तो आपको दिक्कत नहीं ही होनी चाहिए। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, भैया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया तो लिख दिया हाउस प्रॉपर्टी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम कितनी है, 13,470, 13,470, 13,470। यहां तक कोई दिक्कत नो दिक्कत। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1,000 रुपए, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1,000 रुपए। ये क्या बोल रहा है, सेविंग बैंक अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, सीधा सा भैया इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक, सेविंग बैंक अकाउंट में कितना इंटरेस्ट है, 1,000, ये 1,000, ये 1,000 और ये 1,000। कोई दिक्कत नो दिक्कत। अमाउंट ब्रॉट इनटू इंडिया आउट ऑफ पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट अर्न्ड इन जर्मनी। ये बोल रहा है कि अमाउंट आप इंडिया में लाए, पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट है, तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, ये तो नहीं लेना है, पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट को हम नहीं लेते हैं, ठीक है। आगे, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन इंडोनेशिया बीइंग इन्वेस्टेड देयर। भैया एग्रीकल्चर इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल होती है कि नहीं होती है, पहले ये समझो। इंडिया में होती तो नॉट टैक्सेबल, अगर ये एग्रीकल्चर इनकम कहां होती, इंडिया में, तो टैक्सेबल नहीं होती। इसलिए मैंने क्या लिखा, एग्रीकल्चर इनकम कहां पे है, इंडोनेशिया में। तो भैया जब ये इंडोनेशिया में है तो इंडियन इनकम होगी फॉरेन इनकम, फॉरेन इनकम, बट ओआर के केस में टैक्सेबल होगी, ओआर के केस में टैक्सेबल होगी, कहां की, इंडोनेशिया। 12,350।
एनओआर और एनआर के केस में टैक्सेबल नहीं होगी क्योंकि ये फॉरेन एग्रीकल्चर इनकम है। आगे है इनकम फ्रॉम बिजनेस इन बांग्लादेश बीइंग कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। ये मुझे बड़ा मस्त लगता है। कंट्रोल कहां से हो रहा है? कंट्रोल हो रहा है इंडिया से। बिजनेस है कहां? बांग्लादेश में। तो मैंने लिखा इनकम फ्रॉम बिजनेस इन बांग्लादेश। बिजनेस कहां है? बांग्लादेश में। और बट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। बिजनेस है कहां? बांग्लादेश में। कंट्रोल कहां से हो रहा है? बिजनेस है कहां? बांग्लादेश में। कंट्रोल कहां से हो रहा है? इंडिया से। तो ऐसी इनकम जो कि बांग्लादेश में हो बट इंडिया से कंट्रोल हो, ऐसी इनकम को फॉरेन इनकम ही कहा जाएगा। लेकिन फॉरेन इनकम ओआर के केस में टैक्सेबल होती है? हाँ होती है। और ऐसी फॉरेन इनकम जो कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया हो वो एनओआर के केस में भी टैक्सेबल होती है। और ऐसी इनकम जो फॉरेन इनकम वो एनआर के केस में टैक्सेबल नहीं होती है। तो एक ये लिख दिया, फिर एक ये कर दिया, फिर एक ये लिख दिया, फिर एक ये लिख दिया, फिर एक ये लिख दिया। इसके बाद अगला क्या है? डिविडेंड रिसीव्ड इन बेल्जियम फ्रॉम फ्रेंच कंपनी आउट ऑफ विच 2500 वर रेमिटेड इन इंडिया ₹23,000। भैया बेल्जियम की कंपनी है, रिसीव्ड नहीं रेमिटेड लिखा है, रिसीव्ड नहीं लिखा, रेमिटेड लिखा है। ध्यान रखना रिसीव्ड और रेमिटेंस में रिसीव्ड वर्ड हो तो ही हमें ध्यान रखना है, रेमिटेंस वर्ड को हमें ध्यान नहीं रखना है। रेमिटेंस का मतलब फॉरेन में रिसीव होना होता है, फॉरेन से रेमिट करना हुआ है, फॉरेन में रिसीव करके इंडिया में भेजा है, तो इससे हम लोग रिसीव्ड इन इंडिया नहीं मानेंगे। तो इस इनकम को क्या मानेंगे? ऐसी इनकम जो बेल्जियम की कंपनी है वो डिविडेंड दे रही है तो फॉरेन इनकम हो गई। बेल्जियम की कंपनी है जो डिविडेंड दे रही है, फ्रेंच रिसीव्ड इन बेल्जियम, सॉरी बेल्जियम में रिसीव हो रहा है लेकिन फ्रेंच कंपनी है, दोनों ही फॉरेन है। कंपनी फॉरेन की, रिसीव भी फॉरेन में हुआ, तो इनकम कौन सी हुई? इंडियन या फॉरेन? फॉरेन। तो मैंने लिखा डिविडेंड फ्रॉम बेल्जियम, डिविडेंड फ्रॉम फ्रेंच कंपनी, फ्रेंच कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम फ्रेंच कंपनी रिसीव्ड इन बेल्जियम, इट इज अ फॉरेन इनकम। तो फॉरेन इनकम है तो ओआर के केस में टैक्सेबल हो जाएगा, एनआर के केस में और एनओआर के केस में टैक्सेबल नहीं होगा। कर लेते हैं इसकी टोटल कर लेते हैं और पता लगा लेते हैं कि क्या होगा। सबसे पहले कैलकुलेटर आप लोग अपने साथ में रखेंगे तो ठीक रहेगा, कैलकुलेट अपने आप करोगे तो फास्ट भी होगा आपका, आप स्किप करके आगे भी बढ़ सकते हो। 9,000 प्लस 13,470 प्लस 1,000, ठीक है, प्लस 1,000 ही था ना, 1,000 कौन सा था? हाँ 1,000, ठीक है। तो टोटल मिला के कितना हो गया ये वाला? 23,470, 23,470, ठीक है। उसके बाद में ये वाला हो गया 10,150, ये हो गया 33,620, और ये वाला ये हो गया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया। अभी लेते हैं 12,350 प्लस 23,000, 68,970। होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। मैंने इसके 2 क्वेश्चन करा लिए हैं, क्या प्रैक्टिस सेशन में मैं 2-4 क्वेश्चन और करवा लूंगा तो मुझे लगता है कि आपको कोई बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं आएगी। थैंक यू सो मच। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर रेजिडेंशियल स्टेटस मेजॉरिटी पार्ट। कुछ चीजें इसमें थोड़ी बहुत बाकी है, वो आगे आने वाले चैप्टर्स के साथ साथ रिसीव होगी। क्लियर है? कुछ चीजें धीरे धीरे आगे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगी वैसे वैसे ये क्लियर होना शुरू होगी। क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच, सी यू अगेन।